हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज सीटेट की आंसर की लेके। तो बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तक जिन दोस्तों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। क्वेश्चन देखते हैं। वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आपसी व्यवहार में, आपसी बातचीत में जो भी हम लोग करते हैं, घर पे ही बात करते हैं, स्कूल में बात करते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? औपचारिक कथन कहेंगे, या फिर अनौपचारिक कथन कहेंगे, या प्रासंगिक कथन कहेंगे, या तर्कसंगत कथन कहेंगे? तो औपचारिक कथन तो तब होता है जब आप किसी ऑफिस ऑफिस की बात कर रहे हैं, या फिर मेन कोई मुद्दे पे लिखित कथन जैसे स्टाम्प पेपर में, तो वो औपचारिकता हो जाती है। तो ये गलत हो गया। प्रासंगिक कथन मतलब किसी चीज से जुड़ा हुआ कथन। वो भी नहीं, हम लोग किसी चीज को जोड़ के थोड़ा ना बोलते हैं। जब बोलते हैं आपसी में डेली डेली तो कुछ भी बोल देते हैं। तर्क संकत में कुछ तर्क दे के हम लोग नहीं बोलते हैं। वो होता है अनौपचारिक कथन। क्या कहेंगे? अनौपचारिक। जो हम लोग सामान घर पे बोलते हैं तो उन्हें अनौपचारिक कथन कहते हैं। आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें, तो कौन सी पद्धति व्याकरण शिक्षण की उचित है? उसमें क्या हो? बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लें। कंठस्थ करने वाला, रटाने वाला, याद करने वाला बिल्कुल गलत कर देंगे। बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाएं, या फिर बच्चे नियमों से उदाहरणों की ओर जाएं, या फिर बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो देखो, बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जा रहे हैं या फिर नियमों से उदाहरणों की ओर जा रहे हैं, एक चीज तो होनी चाहिए इन दोनों में से। क्योंकि सूत्र रटाना हटाना पहले ही मैं मना कर चुका हूँ। लेकिन सबसे सही क्या है? पहले आप बच्चों को नियम बता दें, ये सही है, या फिर पहले आप बच्चों को उदाहरण बताएं, ये सही है? सबसे सही है कि पहले उदाहरण बताइए और फिर बच्चे खुद ही नियम बनाएं। तो जैसे आगमन और निगमन विधि आपने पढ़ी होगी, तो ये उसी तरीके से है। आगे देखते हैं, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? कि बच्चे भाषा को अच्छी तरीके से समझ सकें, सोच सकें और बोलें। तो उसके लिए क्या आवश्यक है? कि वो दक्ष हो जाएं। उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, बिल्कुल हो। उन्हें कविताएं याद हों। अब दक्षता विकसित करने हैं तो हम लोगों को याद करवाना है क्या? याद नहीं करवाना। तो मुहावरे, कविता याद करवाने वाले, ये दोनों गलत हो जाएंगे। वे किसी वक्ता के साथ रहते हो। किसी वक्ता के साथ रहने में याद करना कोई संबंध नहीं है। तो उन्हें बोलने और सुनने की पूरी आज़ादी हो, जिससे उनके मन में जो भी हो वो बोल पाएंगे, जिससे टीचर समझ पाए कि कहाँ पे कमी है। तो वो सही कर पाएगा टीचर। आगे देखते हैं। मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है। मतलब लिखती है, कुछ शब्दों के अक्षर नहीं बच्चे छोड़ देते हैं। तो वैसा वो करती है, जैसे पढ़ती को पति लिख देता है। तो अगर यहाँ पे अड़ा गायब हो गया तो उसका पूरा मतलब ही चला, मतलब अलग हो गया। अभिनव को अनब लिख देती है। तो ऐसा बच्चे करते हैं, काफी बार करते हैं, अगर आपने पढ़ा है वो। इसका सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है, किस रीजन से ऐसा कर रही है। उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता, ऐसा नहीं है। लिखना रुचिकर नहीं लगता तो अनब भी क्यों लिख रही है? वो भी ना लिखे, उसके विचार और लिखने की गति में सामान्य ना हो। तो ये एक रीजन हो सकता है। तो चलो इसे हम लोग कंसीडर में रखते हैं अभी के लिए। आगे देखते हैं, उसके विचारों में स्पष्टता ना हो। ये भी एक रीजन हो सकता है। उसे मात्राओं का ज्ञान ना हो। ऐसा तो नहीं है, मात्राएं तो सही लगा रही है। तो इन दोनों में से एक सही होगा। तो इसमें जो सबसे सही है, आपको जो सबसे सही है वो निकालना है, क्योंकि सीटेट में कंफ्यूजिंग बहुत सारे आंसर एक जैसे दे दिए जाते हैं। तो उसके विचारों में स्पष्टता नहीं है, इसीलिए वो सही से नहीं लिख पा रही है। क्योंकि गति में तो सामंजस्य बना ही पा रही है, तभी तो इतना इतना भी तभी लिख पा रही है जब उसका सारा सामंजस्य है। आगे देखते हैं। अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण देंगे? समावेशी माहौल मतलब जिसमें हर तरीके की चीजों को प्रमुखता दी जाए। तो सबसे पहला क्या है? विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग करना है। अब अनिवार्य प्रयोग किसी चीज का भी करना हो, वहां पे कट लगा देंगे, क्योंकि कभी कभी हो सकता है दृश्य शब्द सामग्रियों की ना जरूरत हो। हम लोगों को इशारे या मन के भाव, या फिर मन में सोचो ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ सिखाना पड़े इस तरीके से, तो ये सदैव अनिवार्य हो, ये तो गलत है। स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना, ये भी गलत है। खुद धीमे रहोगे तो बच्चे भी धीमे होंगे।
सभी बच्चों के सभी वार्षिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करना, ये भी गलत है। हम लोगों को क्या करना है, समावेशी माहौल बनाना है, ना कि वार्षिक कार्य करवाने। विभिन्न प्रकार के दस्त्र और शब्द संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग करना, सबसे सही यही है। आंसर उसी में लगाना जो सबसे पॉजिटिव आपको लगे। समझ गए? आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? ये वाला क्वेश्चन काफी बार आ चुका है कि मॉडर्न वर्नाकुलर के लेखक कौन है। तो दोस्तों उसके लेखक हैं जॉर्ज जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन। तो ग्रियर्सन से आप याद रखिए या फिर अब्राहिम से याद रखिए, कि जॉर्ज या फिर जॉर्ज से याद है, जॉर्ज अब्राहिम, ये अमेरिकन नाम है, ठीक है। तो इससे आप याद रखिए कि किसके लेखक, मॉडर्न वर्नाकुलर के लेखक जॉर्ज अब्राहिम गियर्सन है। तो बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ जिससे आपको याद भी हो जाए। आगे देखते हैं, सातवीं सतीश सातवीं कक्षा का विद्यार्थी है। वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारण में इसके कारणों में सबसे कमजोर कारण क्या है? अब वो गाइड लेता है और उसे रटता है, तो उसका रीज़न क्या है? लेकिन रीज़न कैसा पूछा गया है? जो सबसे कमज़ोर रीज़न है वो बताना है। इन चीज़ों में बड़ा ध्यान रखना है। तो उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। आगे, उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, ये भी गलत हो गया। सृजनात्मकता लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, ये भी गलत हो गया। उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है। तो सबसे कमज़ोर कारण बताना है, तो सबसे कमज़ोर कारण यही है कि उसकी मौखिक भाषा कमज़ोर है, बेहद कमज़ोर है, तभी वो गाइड से रटता है वो भी। तो यहाँ कमज़ोर बताना था, तो कमज़ोर यही है, बाकी सब रीज़न नहीं हो सकते। आगे देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? अब उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, 6 से 8, तो हिंदी भाषा क्यों पढ़ाई जाती है? अब जाहिर सी बात, उच्च प्राथमिक स्तर पे बच्चों को भाषा लिखना और पढ़ना तो नहीं दिखाया जाएगा। तो पहला आंसर, बच्चों में कहानियों को शब्दशः दोहराने की क्षमता विकसित करना। दोहराना रटना बिल्कुल गलत कर देंगे पहले ही। बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराना, याद करवाना बिल्कुल गलत। आगे, बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करवाना है। अभ्यास करवाना, याद करवाना, रटाना बिल्कुल गलत है। उन्हें रियल वर्ड से, जो असली ज़िंदगी है उससे जोड़ के चीज़ें बतानी है। तो बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता को विकसित करना, तो यही आपका सही हो जाएगा कि उन्हें समझ के क्षमता उनमें बनानी है कि जिससे वो खुद ही समझें और खुद ही उसका आता है। आगे देखते हैं, भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है भाषीय प्रयोग के अवसर। तो ये बाधक कैसे हो गए अवसर? इकाई परीक्षण, ये भी नहीं, परीक्षण तो होता ही है, तो ये बाधक नहीं हुआ। भाषा में आकलन या फिर पाठ्य पुस्तकें, तो सबसे बड़ा बाधक तत्व तो पाठ्य पुस्तकें अगर होंगी तो फिर बच्चे पढ़ेंगे किसके, ये भी गलत है। ये भाषा में आकलन, अगर भाषा का आकलन करेंगे तो फिर आप भाषा को सीखेंगे कैसे? भाषा के आकलन से बच्चों को डिमोटिवेट नहीं करना है, बच्चों को समझाना है उस चीज़ को, ना कि आकलन कर करके उन्हें ऊपर नीचे करना है। भाषा शिक्षण में होना आवश्यक नहीं है। कौन सी चीज़ भाषा शिक्षण में नहीं होनी चाहिए? तो व्याकरण का ज्ञान बिल्कुल आवश्यक है, तो ये गलत हो गया। सुंदर लेख बिल्कुल आवश्यक है, अगर डॉक्टरी जैसा लेख हो तो लोग समझेंगे कैसे? विषय और मूल्यांकन की विधियों का ज्ञान हो, बिल्कुल आवश्यक है। और रसायनों का ज्ञान हो। अब भाई, भाषा शिक्षण में रसायन का ज्ञान हो के क्या मतलब है? पूछा भी गया कौन सा नहीं है, तो यही नहीं है। आगे देखते हैं, गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है। तो हम लोग गद्य और पद्य पढ़ते हैं, तो उसमें काठिन्य, जो कठिन चीजें हैं उनका निवारण कैसे किया जा सकता है? चित्र दिखाकर। अब जब गद्य की बात ही हो रही, तो चित्र का उसमें कोई काम नहीं है। वस्तु को प्रत्यक्ष दिखा के, उसका भी कोई काम नहीं भैया, गद्य में प्रॉब्लम हो रही है। मॉडल दिखाकर, उसका भी कोई काम नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो उपयुक्त सभी का काम है। पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो किसी का काम नहीं। गद्य में भैया लिखना है, पढ़ना है, उसमें इन चीज़ों का क्या काम है? लेकिन अगर आप सही से देखेंगे तो जो किताबें हैं उसमें जब चित्र बना होता है तो उससे समझने में आसानी होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगर उपयुक्त सभी ना दिया होता तो आप जो सबसे सही आंसर होता वो चुनते। आगे देखते हैं, प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है।
प्रोजेक्ट विधि में कैसी शिक्षा प्रदान की जाती है? तो प्रोजेक्ट विधि में जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान करी जाती है, जिससे आप अपने जीवन में भी प्रयोग कर सकें। आगे हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है। हिंदी भाषा शिक्षण की कौन सी विधि है? अनुकरण विधि या फिर आगमन निगमन विधि या फिर प्रयोगशाला विधि या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों मैंने बताया जहाँ उपयुक्त सभी आएगा वहाँ पे आप तुरंत टिक लगा देंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।